हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 वाले चैप्टर का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग जितनी भी सारी चीज़ें स्टडी करेंगे वो सारी की सारी आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की रहेगी। तो हम लोगों ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को स्टडी कर लिया था, ठीक है। हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा था, हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन को भी देखा था और हाइड्रोजन के साथ ही साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने स्विच किया था ग्रुप 1 मेटल्स के, मतलब ही अल्कली मेटल्स को। अल्कली मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी उसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया था और साथ ही साथ अल्कली मेटल्स जो भी होते हैं उनके किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। अब आज के क्लास में जो आपका पार्ट रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट था, मतलब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करवा दिया था। तो अगर आप लोगों ने मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नहीं देखा है तो वो लास्ट वाले क्लास में जाके देख लो, ठीक है। अब हम लोग उसी के कंटिन्यूशन में इस वीडियो को स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी रहेंगे ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि एक्चुअली उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है। देखो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया था कि कैसे कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 और 2 की, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ही डिस्कस करना है। तो हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, जो कि रहेगा आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप के रिएक्शंस भी बताने वाली हूँ, अल्कली मेटल्स के, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली रिएक्शंस को आप सारे के सारे रट्टा मार लेते हो, आप सोचते भी नहीं हो कि ये रिएक्शंस इतनी इजी हो सकती है। तो मैं आपको सारे के सारे रिएक्शंस काफ़ी ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ और वो ट्रिक अगर आपको समझ गई ना तो सारे के सारे रिएक्शंस तो आपके यूं ही क्लियर हो जाएंगे। आप यूं ही वो रिएक्शंस को लिख सकते हो, रट्टा मारने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली चीज़ जो है काम की वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ना ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की मैं डिस्कशन कर रही हूँ। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिकली लिखने वाले हैं, जो भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने चार्ट को फ्रेम किया आपको भी बिल्कुल उसी फॉर्म में फ्रेम करना है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके सारे वो बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी जो आपको फ्यूचर में काम में आने वाली है इस चैप्टर में। इसलिए ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। अगर ये चीज़ आपको समझ जाती है ना तो मैं आपको बोलूँगी आपको पूरा चैप्टर ही समझ गया, क्योंकि ये चीज़ों का पूरा बेसिस ही पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपका आएगा एटॉमिक नंबर। सबसे पहला था आपका वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सेकेंड रहेगा आपका एटॉमिक नंबर की सभी का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल के बाद में आपका आएगा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट में आपको मैं बता रही हूँ इनर्ट गैसेस कौन सी होती है। मैं इस पर्टिकुलर थिंग को इनर्ट गैसेस से लिंक कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा है कि जब भी आप मेरे वाले टेबल को ही हो सके तो ड्रॉ करो, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल में मैं इस चीज़ को इनर्ट गैस के साथ में लिंक कर रही हूँ और वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है। अगर हम लोग इसके साथ इसको अभी लिंक कर देना तो वैसे भी आपके कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग सारे के सारे एटॉमिक नंबर को रट्टा मारते जाते हैं।
हम लोग को पता ही नहीं होता है कि एटॉमिक नंबर को भी याद रखने का कुछ पर्टिकुलर ट्रिक है। तो अब आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले तो वो भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम लोग एटॉमिक नंबर को ग्रुप 1 एलिमेंट्स के, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के या कोई भी एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के याद कर सकते हैं। तो देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। जैसे कि मैंने आपको एलिमेंट्स को याद रखने का एक तरीका बताया था, वो ये था, हेलीना करे रब से फरियाद। आपका ट्रिक ये कहता है, हेलीना करे रब से फरियाद। इसको एक बार हम लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम। फॉर्मूला अगर फुल फॉर्म नहीं भी आता है ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका याद रखो कि ट्रिक में ये कैसे आ रहे हैं, इनका ऑर्डर कैसा है। हेलीना करे रब से फरियाद। अगर मैं बात करूँ ना एटॉमिक नंबर की, तो अब मुझे देखने का है एटॉमिक नंबर। आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब मैं अगर बात करती हूँ इसकी, मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। एक बार मैं ये लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका पर्टिकुलर ट्रिक कि इसको आपको कैसे क्या याद रखने का है। देखो सारे के सारे यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको क्या ये नंबर याद होने वाले? बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। कहाँ से याद रहेगा? कंसेप्ट तो याद नहीं रहते, तो एटॉमिक नंबर पेपर में कहाँ से याद रहेंगे? तो अब देखो इसका ट्रिक कि इसको एक्चुअली मुझे याद कैसे क्या रखने का है। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले थिंग की, तो आपको बस एक ही नंबर याद करना है। जैसे आपने अपना फ़ोन नंबर मगअप करके रखा है, इन द सेम फैशन ये वाली चीज़ रट्टा मार के रख लो, पूरे केमिस्ट्री में काम में आएंगी 12 तक के। वो ये ट्रिक ये कहती है 2 8 8 18 18 32। वो ट्रिक आपका कहता है 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। ये रहेगा आपका ट्रिक। देखो कैसे, अगर 1 में 2 को ऐड किया तो आपका कितना आया? 3 आया। 3 में किसको मिलाएंगे? 3 में 8 को मिलाएंगे, कितना मिलेगा? 11। फिर क्या आया? 8 आया। 11 में भी किसको मिलाएंगे? 8 को मिलाएंगे, तो क्या मिलेगा? 19। 19 में किसको मिलाएंगे? 18 को मिलाएंगे। 19 में अगर मैंने ऐड किया 18 को तो मुझे क्या मिला? 37। 37 में भी हम मिलाएंगे 18 को तो मुझे क्या मिलेगा? 55। और लास्ट में किसको ऐड करना है? 32 को। इसमें ऐड करेंगे 32 को तो आपको मिलेगा 87। कितना बढ़िया और कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है वाला, सीरियसली ना। क्योंकि अगर मुझे ये ट्रिक पता चल जाए ना, तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको पीरियोडिक टेबल का ये वाले एलिमेंट का मतलब स्टार्टिंग वाले एलिमेंट का उस ग्रुप के लिए अगर एटॉमिक नंबर पता चल जाए ना, तो आप बस उसमें ये ऐड करते जाओ और सारे के सारे एटॉमिक नंबर तो आप उस ग्रुप के खुद ही निकाल लेंगे, देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना मस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। बस इस ट्रिक को याद कर लो, सारे के सारे एटॉमिक नंबर तो आपको वैसे ही आ जाएंगे। बस वो लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, तो आप इस पर्टिकुलर ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखेंगे आगे ट्रिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 8 8 18 18 32। देखो यहाँ पे 2 8 8 18 18 32। चलो निकाल लेंगे हम लोग। अब मुझे बढ़ना है आगे। अगर मैं बात करूँ आगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जब भी हम लोग को किसी भी एलिमेंट का लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें बस कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो भी सबसे पहली चीज़ है जो मुझे पता होनी चाहिए वो रहता है कि कौन से सबशेल की कैपेसिटी कितनी होती है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत मस्त, बहुत ही ब्रीफली और बहुत बेसिक सारी चीज़ें क्लियर करते हुए समझा के दिया था। ठीक है, अब हम लोग को बस उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लो। लास्ट वीडियो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसमें डिस्कस हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 था। चलिए ये तो हो जाएगा।
उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोगों को अब्बा प्रिंसिपल ने एक एनर्जी का ऑर्डर दिया था कि सबशेल के एनर्जी का ऑर्डर कैसा होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग वहाँ पे कैसे करेंगे, वो भी उस पर्टिकुलर जगह पे मैंने डिस्कस करवाया था। तो हम लोग उसी के कंटिन्यूशन में इस पार्ट को ले रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ब्रीफली एक बार जाके वो वीडियो देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो सबसे पहले मैं सारे के सारे सबशेल्स आपके लिख लेती हूँ। सबशेल आपके रहते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़े थोड़े लिखते चलते, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f। और ये वाली सीरीज है ना, कंटिन्यू होती रहती है। अब इतना सारा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पॉसिबल ही नहीं है ना, लिख ही नहीं सकते इतना सारा, कहाँ से लिखेंगे, किसके पास टाइम है इतना लिखने के लिए। तो मैं ये वाली चीज़ भी लिखने वाली नहीं हूँ। तो कहना मुझे ये है कि इतना सारा लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए किसके पास टाइम है, बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए हम लोग हर जगह पे कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं, उसका नाम रहता है कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बड़ा है, और सीरियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इस चीज़ को लिखते बैठे। तो हम लोगों ने एक शॉर्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन किया है जिसका नाम है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम छोटा होता है, लिखने में भी एकदम ईजी होता है, और हाँ, मार्क्स भी पूरे मिलते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे इस थिंग को। अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो ये वाली चीज़ जो मेरी कहती है ना मुझे, वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो फिलअप कर लेते हैं, अभी लिखा है तो यहाँ पे आपने देखा कि एटॉमिक नंबर है 1। अगर एटॉमिक नंबर है 1, जितना होता है एटॉमिक नंबर उतने ही तो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 1। इसलिए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं, बाकी सब 0 0। चलो बढ़ेंगे और आगे। अगर मैं बात करती हूँ लिथियम की, तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है 3। अगर एटॉमिक नंबर है 3 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2s और 1, है ना। और मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इस 11 की, इसको मुझे फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 11। 1s2 2s2 2p6 3s1। और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ 19 की, तो 19 में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d 5s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 4p6 5s1 4d10 6p 5p6 6s1। क्या आप लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर थिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। ये वाला आपका चलते जाएगा टिल 7s1। क्या कुछ देखने को मिला, हाँ, बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पे आपने हर जगह पे देखो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 2s1 है, 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1। कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व हो रहा है ना कि हमेशा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हर किसी के s में ही तो जा रहा है ना।
यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, लेकिन हर किसी के इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे, हर किसी के सब शेल में इलेक्ट्रॉन तो s सब शेल में गया है ना। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन सच में क्या इतना सारा लिखने के लिए मेरे पास टाइम है? बिल्कुल टाइम नहीं है यार, इतना सारा करने का है, इतना सारा लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, हमेशा लिखेंगे भी कौन सा, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कहना मुझे ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ना ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का जो भी आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका NS1 होता है। इसलिए हर किसी के एस में ही तो एक एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, NS1। अब देखो क्या होगा ना, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये बिलोंग करता है फर्स्ट पीरियड को। अगर मैं बात करती हूँ पीरियड को, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, लिथियम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 लिख लिया। चलो अब बढ़ेंगे और आगे। अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, हम लोग बना लेंगे कॉलम, ताकि हमारा जो काम है वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए। चलो देखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आपकी यहाँ पे ये कहती है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। चलो मुझे ये तो पता चल गया कि हर किसी के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखूँगी? तो सारे के सारे सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपका पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड, इसलिए n का वैल्यू भी कितना रहेगा, 1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1। अब मैं पूरा कंप्लीट करने की हूँ, सिर्फ देखते जाओ। फर्स्ट पीरियड में आ रहा है हाइड्रोजन, इसलिए n का वैल्यू भी कितना रहेगा, 1। कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s1। अगर मैं बात करती हूँ लिथियम की, ये सेकेंड पीरियड का है, कॉन्फ़िगरेशन में n का वैल्यू कितना आएगा, 2। ये क्या आएगा, 2s1। थर्ड की बात करते, n का वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3s1। n का वैल्यू कितना है, 4। कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 4s1। n का वैल्यू है 5, 5s1। 6, 6s1। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका यहाँ पे पीरियड का वैल्यू, n का वैल्यू है 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 7s1। समझा या नहीं? अब बढ़ेंगे और आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे इनर्ट गैसेस के कॉलम में आपका जो चीज़ आ रहा है वो ये है कि सबसे पहले आता है हीलियम। फिर आपको पता होगा ये इस तरीके से लिखते, हीना, नीना, अरीना, कलर जेरोक्स रंगीन। ये आप सब ने ट्रिक में देखा होगा, मैंने पीरियोडिक टेबल का एक ट्रिक पढ़ाया था, हीना, नीना, अरीना का कलर जेरोक्स रंगीन। ठीक है, ये वाला आपका ट्रिक था। अब देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस लाइन के ऊपर में कौन आ रहा है, हेलियम। देखो ध्यान से देखो, ये चीज़ कोई बताने वाला नहीं है और बुक में भी नहीं दिए। इस लाइन के ऊपर में कौन आ रहा है, हेलियम, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, हेलियम। इस लाइन के ऊपर में कौन आ रहा है, नियॉन, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, नियॉन आएगा। इस लाइन के ऊपर में कौन है, आर्गॉन, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, आर्गॉन आएगा। इस लाइन के ऊपर में कौन है, क्रिप्टॉन, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, क्रिप्टॉन आएगा। इस लाइन के ऊपर में कौन है, जेनॉन, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, जेनॉन आएगा। और इस लाइन के ऊपर में है रेडॉन, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, रेडॉन आएगा। तो कहना मुझे ये है कि ये रहा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और हम लोग बोल सकते हैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे एलिमेंट्स का ग्रुप 1 के, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। हेलिन ना करे रब से फरियाद, पीरियड का नंबर बता देने का, और एटॉमिक नंबर तो अभी मैंने आपको याद कराया है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये रहेगा आपका एटॉमिक नंबर याद रखने का ट्रिक। अगर आपको पहला पता चल जाए तो बाकी सब तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, है ना। अब मुझे देखने का था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कुछ नहीं है वहाँ पे 0 फिलअप कर दूँ। क्या करना था, जितना एटॉमिक नंबर था उतने ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और वो ही आपको वहाँ पे फिलअप करना था। जो डिटेल पार्ट है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट वाला लेक्चर देख लो, सब क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा सारी चीज़ें मैंने बताई है। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि इतना लिखने के लिए किसके पास टाइम है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या है, जनरल है NS1, तो हर जगह पे NS1 तो आने ही वाला है। फर्स्ट पीरियड का है तो n का वैल्यू भी कितना रहेगा, 1। सेकंड है तो n का वैल्यू कितना रहेगा, 2। बस उसको पुटअप करते गए। इनर्ट गैसेस का साइड में एक कॉलम बना लेना, बुक में नहीं दिया है, बुक में बनाने की इच्छा है तो आपकी इच्छा, बुक में बना लो। उसको देखना है, ऊपर में है हेलियम, तो यहाँ पे कौन आएगा, हेलियम। इस लाइन के ऊपर में कौन है, नियॉन, तो यहाँ पे भी कौन आएगा, नियॉन। समझा या नहीं, इस चीज़ को मैंने एकदम बेस्ट तरीके से कवर कराने की कोशिश की है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि रहेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ ही साथ कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे एलिमेंट्स का ग्रुप 2 के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को भी। सो सेकेंड पार्ट आपका ये कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना है तो उनका नाम कैसा देते हैं हम लोग, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। यही तो था हमारा ट्रिक। यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, याद रखना है। आधे स्टूडेंट तो अपनी कहानी यहीं से लिखना चालू कर देते हैं, बट याद रखो हाइड्रोजन और हेलियम ही तो फर्स्ट पीरियड में आते हैं, बाकी कोई आता है क्या, नहीं आते। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। और कैसे याद रख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। चलिए और बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिमेंट्स की, तो ये चालू होगा आपके एटॉमिक नंबर 4 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या रहता है बेरिलियम का, 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इनको फिलअप करना है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। यहाँ पे रहेगा आपका 12, 20, 38, 56, 88। अब मैं आपको समझा के दूंगी। चलिए ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ट्रिक तो अपना सेम ही है, वो सब आपको याद है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही तो हमारा ट्रिक है। चलिए देखेंगे इसको, समझ जाओ कि यहाँ पे आपका +2 हो गया है, वहाँ पे तो वैसे कुछ है नहीं तो छोड़ दो। फिर क्या है, 8, 8, 18, 18, 32। 4 + 8 कितना होता है, 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है, वहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको 14 दे रखा है, उसको करेक्ट कर लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। बुक में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, करेक्ट कर लो सारे के सारे। ठीक है, ट्रिक क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, बिल्कुल बस वही ट्रिक याद रख लो। फर्स्ट एलिमेंट अगर याद हो जाए तो बाकी सब तो आप लोग खुद ही लिख सकते हो। चलिए और बढ़ेंगे आगे। अब क्या करना है, बस वही घिसा पिटा नॉलेज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। मैं लिख देती हूँ, फिर कंडेंस को समझा के देती हूँ एकदम ध्यान से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका रहेगा 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, 4p, 5s,
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5p 6s, और यहाँ पे भी आपकी सीरीज चलते जाएगी और लास्ट में कौन आएगा 7s। चलो बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या जाना, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे भी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना क्या है, फिलअप। तो देखो यहाँ पे कितना है 4, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना है 12, 2 2 6 कितने हो गए 10, 10 + 2 कितना हो गया 12। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी है 12, 2 + 2 + 6 + 2 कितना रहेगा 12 रहेगा। सब में करते जाओ फिलअप। आप लोग यहाँ पे भी एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, कुछ समय के बाद करते चलो उस चीज़ को, पर्टिकुलरली उस चीज़ को करते जाओ। क्या आप लोगों ने यहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्व किया? यहाँ पे आपका एक्चुअली 4D आएगा, 4D भी आएगा साथ में 4D10, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, काम की बात जो है वो ये है कि क्या आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया। हाँ मैंने ऑब्जर्व किया है। ये चीज़ इतना किसके पास लिखने के लिए टाइम है यार, सीरियसली इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो हम लोग ने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व किया है। वो ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 2s2 है, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, सबके लास्ट वाले एस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे जो भी मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो रहता है ns2, क्योंकि हर किसी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, एस सब शेल में जा रहे हैं। तो ये वाला आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ns2। अब मैं को यहाँ पे क्या लिखने का है, कंडेंस वाला फॉर्म। तो देखेंगे, बस लिखते चलो, ध्यान दो। यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। n का वैल्यू कितना है 2, तो n के जगह पे लिखेंगे 2, क्या आएगा 2s2। यहाँ पे ये थर्ड पीरियड का है, n का वैल्यू कितना रहेगा 3, n का वैल्यू है 3, 3s2। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, 4s2, कितना है 5, 5s2, 6, 6s2, 7, 7s2। ये लिख दिया मैंने ns2 का वैल्यू। अब मुझे और क्या लिखना है, जो पहले वाले इसमें काम किया था ग्रुप 1 में, बस वही काम इसमें करना है। और क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है हेलियम, इस लाइन के ऊपर में कौन आया, हेलियम आया, इसलिए यहाँ पे भी कौन आएगा, हेलियम। इस लाइन के ऊपर में कौन आया, नियॉन आया, इसलिए यहाँ पे भी कौन आएगा, नियॉन। इस लाइन के ऊपर में कौन आया, आर्गॉन आया। इसके ऊपर कौन आया, क्रिप्टॉन आया। इसके ऊपर कौन आया, जेनॉन आया। और इसके ऊपर में कौन आया, रेडॉन आया। तो ये रहा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बोल सकते हैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे के सारे एलिमेंट्स का, जो कि बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 के, मतलब ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बेनिफिशियल और याद रखने में भी काफ़ी ईजी है। एटॉमिक नंबर तो याद रखने का ट्रिक पता चल गया, जनरल पता चल गया। ग्रुप 1 में क्या रहेगा, ग्रुप 1 है ns1। ग्रुप 2 में क्या रहेगा, ग्रुप 2 है ns2। समझा या नहीं? जो पीरियड रहेगा उसको देखो, n का वैल्यू लिखो, यहाँ पे लिख डालो। इनर्ट गैसेस का कॉलम बनाना मत भूलो, क्योंकि उसको देख के तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस लाइन के ऊपर में जो भी आएगा वही तो उसमें आएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 में मैं आपको बता रही हूँ, ग्रुप 1 में हम लोग किसको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स को, क्योंकि हाइड्रोजन तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और ग्रुप 2 में सारे के सारे देखेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, विच एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें भरी हुई है। लेकिन हाँ, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप ऑलरेडी ग्रुप मतलब जो भी इसके पहला वाला टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब जिसको जानना है वो जाओ पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर चैप्टर में और देख लो जाके।
लेकिन इस चैप्टर में आपको हम लोग बताएंगे तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन एकदम जस्ट शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी प्रॉपर्टीज़ तो आप वहीं पे देख चुके हो। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोग क्या देखेंगे? ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शंस को। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले मुझे तो आपको थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा ना। अब जैसे कि बुक में तो वो बेसिक कुछ भी दिया नहीं है, उनको लगता है कि आप एमएससी बीएससी के स्टूडेंट हो, आपको सब आता है, इसलिए बुक में वो चीज़ें नहीं दे रखी है। बट मेरा काम है कि मैं आपको मतलब एज अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन या आपको वो हेल्प करेगा, इसलिए मैं वो चीज़ बता देती हूँ। वो चीज़ मेरी ये कहती है कि कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, उसके अंदर में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करती हूँ ना इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्या ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है? नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ है? नहीं हुआ है। क्या ये इलेक्ट्रॉन की शादी हुई है? नहीं हुई है। इसका मतलब आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं बात करती हूँ इस इलेक्ट्रॉन की, तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है, इस इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसा बोलेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसका शादी हो चुका है, जो पेयर्ड हो चुका है, वो क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है ना कि जो अगर मैं बात करती हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ अकेली है, हाँ, कोई भी हो सकता है यहाँ पे अकेला, तो अगर वो खाली पीली रहेगा, मतलब कैसा ना, वो एकदम फ्री रहेगा, क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी उसका पेयरिंग नहीं हुआ है, जोड़ी फॉर्म नहीं हुई है। तो वो वाली चीज़ कैसी है? एकदम अकेली और बिंदास है, बिल्कुल बिंदास है। ठीक है, ये वाली चीज़ मूव भी हो सकती है फ्रीली, कहीं पे भी, कैन मूव फ्रीली, क्योंकि शादी नहीं हुई है, पेयरिंग ही नहीं हुई है, जोड़ी ही फॉर्म नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ बिंदास है, अपने आप में एकदम मस्त है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है कि नहीं? अगर मैं बात करती हूँ इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन में मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो चुका है, जोड़ी फॉर्म हो चुकी है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल भी बिंदास नहीं रहेगा, नॉट बिंदास, बिंदास बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो वो आपको क्या मूवमेंट वगैरह दिखाने वाला है? बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि यार वो पेयर्ड हो चुका है, अब वो बिंदास बिल्कुल भी नहीं रहा। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिला? मैंने यहाँ पे ये देखा कि अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कभी यहाँ घूमेगा, कभी वहाँ घूमेगा, क्योंकि मस्त है, बिंदास है, हर जगह पे कहीं ना कहीं घूमते रहेगा, बस घूमते जाएगा। मतलब कहना मुझे ये है कि ये कुछ ना कुछ मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर भी तो दिखाएगा ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये बिंदास है, अपने आप में मस्त है, ये मुझे दिखाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शोज मैग्नेटिक बिहेवियर। ये मुझे मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। वो हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, फेरो, डायामैग्नेटिक, अभी उसका कुछ काम नहीं है। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे चीज़ को बता रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स तो बता दूंगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब। यहाँ पे क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है? नहीं यार, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पेयर्ड हो चुका है, अब बिंदास भी नहीं रहा, उसकी लाइफ बिल्कुल भी बिंदास नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये आपको मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर, डू नॉट शो मैग्नेटिक बिहेवियर। ये आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। पता है ना, वो चुंबक जो चिपकता है, दैट इज योर मैग्नेट। अब क्या करेंगे? देखो, ये है खाली पीली, ये है बिंदास, ये फ्रीली इधर उधर घूम सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाता है, और साथ ही साथ अनपेयर्ड भी तो है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपको कलर को शो करता है, शो कलर। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है, अब बिंदास भी नहीं रहा, मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं दिखा रहा है, तो कहाँ से कलर दिखाएगा? तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? डू नॉट शो कलर। ये आपको कलर नहीं दिखाएगा। समझा या नहीं? चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। अगर कोई भी चीज़ आपको मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाती है, इसका मतलब कहना मुझे ये है कि वो जो आपको बिहेवियर शो करेगा, वो कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा डायामैग्नेटिक नेचर। जब कोई भी चीज़ मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक।
समझा या नहीं? जब कोई भी चीज़ आपको मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। कॉन्सेप्ट को तो मैंने आपके क्लियर कर दिया एकदम बढ़िया तरीके से। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, जो पार्ट मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पर्टिकुलरली। तो अगर मैं बात करती हूँ ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को। मैं डिस्कस करवा रही हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि एक रहेगा आपका ग्रुप 1 एलिमेंट और एक रहेगा आपका ग्रुप 2 एलिमेंट। ये है ग्रुप 1 एलिमेंट और ये रहेगा आपका ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे मुझे एक और चीज़ बताना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास अभी मतलब इसमें बताया था, कभी भी अगर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करोगे ना, साइड में एक कॉलम हमेशा इनर्ट गैस के लिए बना लो, क्योंकि जब आप इनर्ट गैस का कॉलम बनाते हो तो हम लोग को आइडिया मिल जाती है कि एक्चुअली हम लोगों को किसके साथ कैसा कोरिलेशन करना है, कोई चीज़ स्टेबल है या नहीं है, वो हम लोग को ये कॉलम बताता है। इसलिए ये कॉलम कैसा है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम को। ये वाला कॉलम जो आपको कहता है वो यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात करती हूँ हेलियम, हे, हीना, नीना, अरीना, कलर, जेरोक्स, रंगीन, हे ने आर कर जे र। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी तो ये रहता है 1s2। यहाँ पे आपका आता है 1s2, यहाँ पे आता है 2s2 2p6, 3s2 3p6। हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं, कंडेंस वाला लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका आएगा 4s2 4p6, बाकी वो सब चलते रहेगा। यहाँ पे जो भी आएगा वो तब तो आते ही रहेगा यार। चलो अब बढ़ेंगे आगे। 5s2 5p6, 7s2 7p6 और बाकी जो नीचे का है वो हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, 6s2 6p6 नीचे वाला हम लोग अभी नहीं लिख रहे। चलो अब आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि 1s के बाद में क्या आता है। 1s के बाद में जो भी आता होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आता है 3s 2p के बाद में यहाँ पे क्या आएगा 4s 5s 6s 7s। यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आपका 0 आएगा। अगर आपको ये समझ गया है तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप ऐसे ही समझ सकते हो। चलिए देखेंगे इस चीज़ को। अगर मैं बात करूँ ना इस पर्टिकुलर थिंग की, तो बुक में भर भर के 1.5 पेज दे रखा है इसके बारे में, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक बोर्ड की हेल्प से वो 1.5 पेजेस को कवर कराने वाली हूँ एकदम बेस्ट तरीके से, बाय कवरिंग ऑल दी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स लुक इनटू दिस। चलिए अब कहना मुझे ये है कि अगर मैं बात करूँ ना, हम लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं, बस इसी चीज़ पे सब कवर हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 की, तो मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका कलर रहता है ना, कलर, अगर मैं बात करती हूँ कलर की, तो आपका ग्रुप 1 जो होता है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, मतलब बिल्कुल मैं बोलूँगी चांदी के जैसे दिखते हैं वो। और अगर मैं बात करूँ ग्रुप 2 की ना, तो ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स तो सिल्वरी वाइट कलर के ही होते हैं, लेकिन जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सिल्वरी वाइट जैसे होने के साथ ही साथ आपको लश्चर भी दिखाते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये लश्चर क्या है, तो लश्चर का मतलब रहता है शाइनिंग। तो जो भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपको सिल्वरी वाइट कलर तो दिखाते हैं ग्रुप 1 के जैसे, बट साथ ही साथ वो आपको क्या दिखाते हैं, लश्चर दिखाते हैं, शाइनिंग दिखाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या जाना, अगर मैं बात करती हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि अभी तक डिस्कस करते आए हैं, यहाँ पे आपका क्या रहता है NS1, यहाँ पे आपका क्या रहता है NS2। कैसे याद रहेगा, इसका नाम ही है ग्रुप 1, NS में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, इसका नाम ही है ग्रुप 2, NS में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2। अब मुझे देखने का है और आगे, तो आगे मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं ना, वो आपको कैसा बिहेवियर शो करता है, मुझे वो देखने का है बिहेवियर। तो
तो अगर मैं बात करती हूँ बिहेवियर की, बिहेवियर में सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूँगी। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ये जाना कि इसका जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि लास्ट वाले क्लास में बताया था, वो होता है 1 + 1, क्योंकि ग्रुप का नाम भी क्या है 1। NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना रहेगा +1। यहाँ पे ग्रुप का नाम है 2, NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी रहेगी, वो भी तो आपकी 2 ही रहेगी ना, ये रहेगी 2। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे आपका जो ये है +1, ये कैसे नेचर का है, यूनी पॉजिटिव नेचर का है। ये कैसे नेचर का है, ये आपका मैं बोल सकती हूँ डाई पॉजिटिव नेचर का है, और मैं बोल सकती हूँ डाई वैलेंट नेचर का है। इसी को हम लोग यूनिवैलेंट भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे कितना वैल्यू है 1, यहाँ पे कितना वैल्यू है 2, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा डाईवैलेंट और डाई पॉजिटिव। और अगर मूव करें आगे, तो आगे मैंने यहाँ पे क्या जाना, अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनने का। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब मैं बात करती हूँ ना सोडियम की, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, जब मैंने बात की सोडियम की, तो सोडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS1। ध्यान दो, ध्यान दो, NS1, चाहे यहाँ पे Na में कितना भी आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आया, NS1 आया। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अभी मैंने सोडियम की कुछ तारीफ की है। वो तारीफ ये की है कि सोडियम कैसे आयन को फॉर्म करता है, यूनी पॉजिटिव, जिसके ऊपर चार्ज कितना रहता है +1। तो अगर मैंने सोडियम के ऊपर में चार्ज दिया है +1, चार्ज दिया है +1, जब भी कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आता है +1। जब भी कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आता है +2। यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है +1, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 0। एक इलेक्ट्रॉन को तो दे दिया ना, तो बचा क्या, 0 बचा। ठीक है, अब देखेंगे और आगे। अगर मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको मिल रहा है NS0, देखो रे देखो, ध्यान से देखो, क्या आपको NS0 हर किसी में देखने को मिल रहा है? यस, देखने को मिल रहा है, हर किसी में NS0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिमिलर टू इनर्ट गैस। Na+ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है आपका सिमिलर है टू ग्रुप 18। और ग्रुप 18 कैसा होता है, स्टेबल होता है। ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखो NS0, सारे के सारे के S में कितना है, 0 है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की शादी हो जाए, उसकी जोड़ी बन जाए, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बिंदास रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर वो बिंदास ही नहीं रहेगा तो क्या वो इधर उधर घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। अगर घूम ही नहीं पाएगा तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक, है ना। तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपका कैसा रहेगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपका रहेगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ बिंदास नहीं है, पेयर्ड हो चुकी है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं दिखाती है, तो वो चीज़ कैसी रहती है, सो इट इज़ कलरलेस। मतलब कहना मुझे ये है कि सोडियम जो है वो आपको सिल्वरी वाइट कलर दिखाएगा, लेकिन Na+1 जो है वो कैसा कलर दिखाएगा, कलरलेस। कंफ्यूज नहीं होना है, एक तरफ है Na, एक तरफ कौन है, Na+1। अगर बिल्कुल यही वाली चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, चलो यहाँ पे मैं मैग्नीशियम को ले लूँ, कोई भी एलिमेंट को लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस जगह पे NS1 आया है, यहाँ पे क्या है, NS2 है। अब मेरे को बोला गया है डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव मतलब चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। तो मैंने इसके ऊपर चार्ज कैसा लगाया, +2। अगर चार्ज आ जाए +2 मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो यहाँ से दोनों के दोनों 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे
तो उसके पास में 0 बचेगा, क्योंकि दोनों के दोनों डोनेट कर दिए हैं, ये 0 बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या जाना, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन है NH0। देखो रे देखो, यहाँ पे सारे के सारे इनर्ट गैसेस के केस में, ग्रुप 18 एलिमेंट के केस में NH कैसा है, NH0 है। मतलब यहाँ पे भी तो NH0 है ना। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका Mg2+ का कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो है सिमिलर टू ग्रुप 18 के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे है, 0 है। यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे है, NH0। अब मैंने यहाँ पे ये जाना, अगर कोई भी चीज़ ग्रुप 18 के जैसी है तो वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। अब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, उनकी शादी हो गई, वो बिंदास नहीं रहे, वो घूम भी नहीं सकेंगे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक। क्या कोई कलर दिखाएंगे, अरे घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो कलर कहाँ से दिखाएंगे, कलरलेस रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे आपका जो भी मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा ना, वो रहेगा डायामैग्नेटिक नेचर। और यहाँ पे आपका ये भी कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, कलरलेस। ये Mg2+ के जगह पे सारे ग्रुप 18 के, मतलब सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कहना मुझे ये है, ग्रुप 1 का एलिमेंट लेंगे तो सिल्वरी वाइट कलर दिखाएगा, बट यूनि पॉजिटिव नेचर में लेंगे तो ग्रुप 1 के सारे कैसे दिखाएंगे, कलरलेस। ग्रुप 2 का लेंगे, वो आपको सिल्वरी वाइट लस्टर भी दिखाएगा, शाइनिंग भी दिखाएगा, बट अगर आपने उसका डाया पॉजिटिव आयन लिया ना, तो वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, कलरलेस। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, उनको भी देख लेते एक बार। अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। मैं यहाँ पे ग्रुप 1 को लिखूंगी, ग्रुप 2 को लिखूंगी, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन आता है, हेलिना करे रप से फरियाद। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जैसे जैसे मैं नीचे जाती हूँ ना, याद करो मैंने ट्रिक बताया था इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में कि नीचे जाने से ट्रायंगल कैसा रहता है, सीधा ट्रायंगल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे जाने से आपका जो भी साइज है ना, वो क्या होता है, नीचे जाने से आपका साइज इंक्रीज होता है। नीचे जाने से आपका साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे जाने से आपके शेल जो है ना, वो ऐड होते जाते हैं, एक एक जाता है, जिसके वजह से नीचे जाने से आपका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मुझे कैसे याद रहेगा, सीधा ट्रायंगल, बस काम खत्म, सीधा ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में नीचे जाती हूँ, एज वी मूव डाउन, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका एटॉमिक रेडियस है ना, जो भी आपका एटॉमिक साइज है, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि सीधा ट्रायंगल वो तो दिख ही रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आपका जो भी आयोनिक साइज है, मतलब ही आयोनिक रेडाई बोलेंगे, वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहेगी वो डिक्रीज होगी। ये सारी चीज़ें मैंने उस वक्त डिस्कस करवाई थी। और साथ ही साथ आपका जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी आपकी क्या होगी, वो भी आपकी डिक्रीज होगी। जैसे कि आप सबको याद होगा कि जो भी एटॉमिक साइज होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो अगर नीचे जाने से साइज बढ़ता है, ग्रुप 1 की बात करो या ग्रुप 2 की, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होंगी, क्योंकि ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाली हूँ, बट क्वेश्चन के लिए चाहिए हम लोग को थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग पहले तो देखेंगे उस थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद में करेंगे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस। डायरेक्टली मैं नहीं करवा सकती क्योंकि मुझे वो बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि बुक में एक्चुअली नहीं दिया है और देना चाहिए था। तो अब देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे आ गया, बट कोई भी एलिमेंट के ऊपर में चार्ज कैसे आएगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट के ऊपर में चार्ज कैसे आएगा, वो बताना ज़रूरी है। प्रीवियस में भी बताया है बट अभी बताना भी पड़ेगा, क्योंकि याद कहाँ रहता है हम लोगों को। हम लोग तो सारा भूल जाते हैं। वो लेक्चर पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए गए तो वो लेक्चर को भूल जाते हैं, वो चैप्टर को भी भूल जाते हैं, क्योंकि रिविजन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए तो उस चीज़ों को रिवाइज करवाती हूँ। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो यहाँ पर मैंने ये जाना कि अगर मैं ले लूँ सपोज NaH को, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस सोडियम के ऊपर +1 है या +2 है? भाई मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखो आपको कैसे पता चलेगा। इस H के नीचे में क्या कोई नंबर है? नहीं है। मैंने आप लोगों को बस एक ही चीज़ याद रखना है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ये आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि जिस एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे कौन सा नंबर होता है? 1 नंबर होता है। यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा? 1 नंबर। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इन द सेम फैशन जिस एलिमेंट के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता ना, उसके नीचे आप लोग कौन सा नंबर लिखते हो? 1 नंबर। याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसके नीचे में कौन सा नंबर है? 1। तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना रहेगा? +1। मतलब इस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ये उसके बाजू वाले का नीचे वाला नंबर बताएगा। अगर यहाँ है 1 तो यहाँ पे चार्ज भी कितना रहेगा? +1। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मुझे सपोज ऐसा आ जाता, लेटेस्ट से अगर मुझे आ जाए MgH2, इस एलिमेंट के नीचे कौन सा नंबर है? 2। तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना रहेगा? +2। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर कुछ ऐसा आ जाए AlH3, इस एलिमेंट के नीचे कितना नंबर है? 3। इसके ऊपर चार्ज भी कितना रहेगा? +3। चलो और डिस्कस करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ Na की, OH, Mg, OH, Al, OH, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। क्या इस OH के नीचे में कोई नंबर है? क्या इस OH के नीचे में कोई नंबर है? नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिस एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है? 1 नंबर होता है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये वाले एलिमेंट के नीचे है 1 नंबर, तो इसका चार्ज कितना रहेगा? +1। इसके नीचे है 2 नंबर, इसका चार्ज कौन रहेगा? +2। इसके नीचे है 3 नंबर, इसका चार्ज कौन सा रहेगा? +3। तो कहना मुझे ये है, क्या मुझे सच में चार्ज को याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि मुझे पता चल गया है ट्रिक, जिसकी हेल्प से मैं सारे के सारे चार्ज को क्या कर सकती हूँ? याद रख सकती हूँ। ठीक है, और बढ़ेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर आपको आ जाए NaCl और आ जाए MgCl और आ जाए AlCl, देखो रे देखो जल्दी, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कौन सा आएगा? 1 आएगा। 1 दिया नहीं जाएगा, आपको अपने लिए वहाँ पे 1 लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो चार्ज कैसे पता चलेगा? इसका चार्ज कितना रहेगा? +1। इसका कितना रहेगा? +2। इसका कितना रहेगा आप बताइए? +3। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब मुझे थोड़ा सा और आगे का पार्ट डिस्कस करना है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मुझे ऐसा आ जाए Na2CO3 टाइम्स, यहाँ पे ऐसा आ जाए MgCO3 टाइम्स। अब जो भी आपको आ रहा है ध्यान से देखो। आप लोगों ने क्या यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया? आप लोग क्या करते हैं ऐसे केस में? इस O के नीचे वाला चार्ज यहाँ दे देते, पर थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। ये तो O के नीचे का है, क्या इस CO के नीचे में का नंबर है क्या? ये नहीं है। ये तो O के नीचे नंबर आ रहा है, ये भी O के नीचे आ रहा है। तो क्या हम इसका चार्ज डायरेक्टली इसके ऊपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ये जानना कि इसके नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब इसके नीचे में आपका कौन सा नंबर रहेगा? 1 नंबर रहेगा।
जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1 नंबर होता है। और इस ओ का नीचे का नंबर यहाँ पे मत देना, क्योंकि मेरे को ये कहना है कि ये तो ओ के नीचे आ रहा है ना, हमें तो उस CO का देखने का है। तो इसका चार्ज आपका कितना रहेगा, +1। समझा या नहीं? चलो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हम लोग चार्ज को कैसे याद रखेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कम्प्लीटली इसी चीज़ के ऊपर में आपका है बेस्ड। अब देखेंगे प्रॉब्लम 8.2 को, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम 8.2 की, प्रॉब्लम 8.2 क्या कहता है देखेंगे। वो ये कहता है कि जो भी आपका सोडियम है ना, वो कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है NaCl, साथ ही साथ NaH, साथ ही साथ Na2CO3 टाइम्स, वो ये कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सोडियम ये सारे कंपाउंड को बहुत अच्छे से स्टेबल तरीके से फॉर्म कर रहा है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो रीज़न तो अभी हम लोग देख चुके हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर में आप सबसे पहले क्या निकालते हो, चार्ज निकालते हो। अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था, बस वही चार्ज को तो हम लोगों को देखना है। चलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर चार्ज को। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को देखो यार, मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे लिखना चाहती हूँ, बट चलो एक बार इसको लिख देते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका रहता है 3s1, मतलब NS1 के जैसा ही है, 3s1, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, ध्यान से देखो, ध्यान से, NaCl की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं NaH की बात करूँ, अगर मैं Na2CO3 की बात करूँ, तो अभी मैंने बताया इस Cl के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा। इस H के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, 1 नंबर आएगा। क्या इस O का चार्ज मैं यहाँ पे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो O के नीचे में ना आप अपने लिए ब्रैकेट खुद ड्रॉ करोगे, दिया नहीं जाएगा। कौन सा नंबर आएगा, 1। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना, जो भी इसके नीचे का नंबर रहता है वही तो इसका चार्ज रहता है ना, वही इसका क्या बन जाएगा, चार्ज। क्या देखा, इन ऑल केसेस सोडियम फॉर्म्स यूनिवैलेंट Na+ आयन। हर केस में सोडियम ने यूनिवैलेंट Na+1 आयन को क्या किया है, फॉर्म किया है। फिर मैंने यहाँ पे क्या जाना कि अगर मैं बात करूँ सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो है 3s1। अगर मैं बात कर रही हूँ Na+1 की, क्योंकि सारे केसेस में Na ने क्या फॉर्म किया है, Na+1 कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म किया है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इस चीज़ ने इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +1, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को। इसने इस 1 इलेक्ट्रॉन को कर दिया डोनेट, क्या बचा, 0 बचा। अब देखो ध्यान से, ये है 3s0, और देखो रे देखो, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 0 कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप 18 के होते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ग्रुप 18, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ग्रुप 18। इसलिए ये कैसा रहेगा, मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसीलिए आपके सोडियम ये वाले कंपाउंड को क्या करते हैं, फॉर्म। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चार्ज को। कैसे निकालेंगे, ट्रिक समझ गया ना। चार्ज निकाल लिया, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। चार्ज निकल गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देंगे। देख लेंगे क्या सच में इनर्ट गैस से मैच करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। अगर वो चीज़ रहेगी स्टेबल, इसीलिए तो सोडियम आपके ये वाले कंपाउंड को क्या करता है, फॉर्म करता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ज़्यादा पार्ट डिस्कस नहीं हो पाया, लेकिन हाँ इतनी गारंटी देती हूँ जितना पार्ट डिस्कस करवाया ना एकदम बेस्ट तरीके से करवाया। अगर खूब सारा डिस्कस करवाने जाऊँगी ना तो ढंग से डिस्कस भी नहीं हो पाएगा और कुछ भी समझेगा नहीं, सारा दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। देखो 1 घंटे में एक चैप्टर को भी पढ़ाया जा सकता है और 5 घंटे या 6 घंटे में भी एक चैप्टर को पढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर 1 घंटे को एक चैप्टर को अगर 1 घंटे में पढ़ाया तो हमारा क्वालिटी कैसा रहेगा वो आप खुद समझ सकते हो।
इसलिए मैं उस टाइप से नहीं जा रही हूँ। मैं भले ही आपके 5 या 6 घंटे जाएंगे, बट ये चैप्टर की गारंटी देती हूँ सब समझ में आएगा, क्योंकि एक चैप्टर नहीं समझेगा तो नेक्स्ट वाला चैप्टर में प्रॉब्लम जाती है। इसलिए हमको सब सिस्टमेटिकली समझना है ना, क्योंकि हमारा 12th ओरिएंटेड हमको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट। देखो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, मैं कमेंट्स को सारे उठ के सुबह पढ़ती हूँ, इसलिए प्लीज़ डू कमेंट्स। तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, मुझे काफ़ी हैप्पी फील होता है। सो प्लीज़ डू कमेंट और लाइक तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच।